एक सवाल। अगर आपको पता हो कि आपको कल मारा जाएगा तो आप क्या करेंगे? भागेंगे? छुपेंगे? लेकिन एक आदमी था जिसे पता था, फिर भी वो अपने घर में बैठा रहा, रोज बाहर निकलता रहा, लोगों से मिलता रहा और उसी के सबसे भरोसेमंद लोगों ने उसे निशाना बनवा दिया। आज उसी की कहानी। स्वागत है ग्लोबल पंचायत पर, दुनिया की सबसे उलझी खबरें सबसे आसान भाषा में। तेहरान 2025, एक शहर जो हमेशा से दुनिया की नजरों में रहा है, ईरान की राजधानी। और इसी शहर के बीचों बीच एक घर में रहते थे वो इंसान जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान माना जाता था, अली खमेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर। उनके चारों तरफ 10 से 12 हजार खास सैनिक तैनात रहते थे, एक पूरी की पूरी फौज जिसका एकमात्र काम था बस एक इंसान को जिंदा रखना। ऐसी सुरक्षा जो किसी राजा को भी नसीब नहीं होती, और फिर भी वो बचे नहीं। अब सवाल ये नहीं कि खमेनी मरे कैसे, असली सवाल ये है कौन जिम्मेदार था और क्या ये सब अचानक हुआ या सालों की प्लानिंग थी। लेकिन इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे कि खमेनी थे कौन और ईरान काम कैसे करता है, तब तक ये पूरी कहानी अधूरी रहेगी। ईरान एक ऐसा देश है जहां दो तरह की सत्ता चलती है। एक सरकार, राष्ट्रपति, संसद, मंत्री, वही सिस्टम जो आप किसी भी देश में देखते हैं। और दूसरी धर्म की सत्ता, सुप्रीम लीडर। और इन दोनों में असली ताकत किसके पास है? सुप्रीम लीडर के पास। ईरान का राष्ट्रपति भी उनके सामने जमीन पर बैठता था। बड़े बड़े सेना के कमांडर उनके सामने बराबरी की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं रखते थे। खमेनी सिर्फ ईरान के नेता नहीं थे, वो दुनिया भर के शिया मुसलमानों के धार्मिक नेता थे। लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते थे, ईरान से बाहर भी, लेबनान में, इराक में, यमन में। रुकिए, एक जरूरी सवाल। आप सोच रहे होंगे, अगर खमेनी इतने पावरफुल थे, इतनी सिक्योरिटी थी, तो दुश्मन घुसा कैसे? इसका जवाब एक शब्द में है, IRGC। पूरा नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, हिंदी में इस्लामी क्रांतिकारी रक्षक दल। यह ईरान की रेगुलर आर्मी से बिल्कुल अलग है। रेगुलर आर्मी का काम है सीमाओं की रक्षा करना, लेकिन IRGC का काम है सुप्रीम लीडर के आदेश पर दुनिया के किसी भी कोने में शिया मुसलमानों की मदद करना। इसे ऐसे समझिए, अगर भारत में RAW है जो बाहर जाकर देश के हित में खुफिया काम करती है, तो IRGC वैसा ही काम करती है, लेकिन धर्म के नाम पर। अमेरिका इसे आतंकी संगठन मानता है और IRGC के अंदर एक सबसे खास यूनिट थी जो सिर्फ खमेनी की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, वलीए अम्र फोर्स। 10 से 12 हजार बेहद चुनिंदा सैनिक, जिनका चयन उतना ही कठिन था जितना हमारे NSG कमांडो का। बस फर्क ये सिर्फ एक इंसान के लिए थे। इतनी सुरक्षा, इतनी ताकत, और फिर भी सेंध लग गई। अब असली कहानी शुरू होती है। थ्योरी नंबर 1, टूथ फेरी थ्योरी। नाम सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन जो बात इसमें छुपी है वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल की मोसाद, यानी इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी, और अमेरिका की CIA ने मिलकर अपने एजेंट्स को ईरान में डॉक्टर और डेंटिस्ट बनाकर भेजा। असली डॉक्टर नहीं, नकली जासूस, जो डॉक्टर का रूप धरकर क्लिनिक में बैठे थे। इनका काम था ईरान के बड़े अफसरों का इलाज करना, और जब कोई टॉप ऑफिशियल दांत के दर्द से परेशान होकर आए, RCT यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने बैठे, तो उसी दांत के अंदर एक बेहद छोटा लोकेशन ट्रैकर छुपा दो, इतना छोटा कि एक्सरे में भी ना दिखे, लेकिन उससे उस इंसान की लोकेशन हर वक्त दुश्मन को मिलती रहे। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कहती हैं कि पेट की सर्जरी के दौरान भी ऐसी डिवाइसेस बॉडी के अंदर डाल दी गईं। ये थ्योरी सबसे कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पूरी तरह नकारना भी मुश्किल है। एक पल रुकिए, क्या आप जानते हैं पेजर धमाकों से पहले भी यही कहा जाता था? लोगों ने कहा था ये इम्पॉसिबल है, एक पेजर बॉम्ब कैसे बन सकता है? और फिर लेबनान में हजारों पेजर एक साथ फट गए। जो इम्पॉसिबल लगता है वो इंटेलिजेंस की दुनिया में अक्सर हो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी नंबर 2, और ये बहुत गहरी है। एक नाम, इस्माइल का। ये IRGC की सबसे खतरनाक इकाई कुद्स फोर्स के प्रमुख हैं। कुद्स फोर्स वही करती है जो मोसाद इजराइल के लिए करती है। दुनिया के किसी भी कोने में ईरान का काम करवाना, जासूसी, नेटवर्क, ऑपरेशन, सब कुद्स के जिम्मे। 2020 में नियुक्त हुए इस्माइल कानी। अब ध्यान से ये पैटर्न देखिए। हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह मारे गए, इस्माइल कानी वहां थे, बच गए। IRGC के सबसे बड़े कमांडर कासिम सुलेमानी अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में मारे गए, इस्माइल कानी आसपास थे, बच गए। खामनेई के घर पर हमला हुआ, इस्माइल हमले से ठीक कुछ देर पहले वहां से निकल गए। हर बार, हर मौके पर, बिल्कुल सही समय पर। यहां रुकिए,
और सोचिए, कोइंसिडेंस एक बार होता है, 2 बार हो तो हैरानी होती है, 3 बार हो तो वो कोइंसिडेंस नहीं रहता। खबरें हैं कि इस्माइल कानी से पूछताछ हो रही है। कुछ सोर्स का कहना है कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और ग्लोबल पंचायत पर हम बिना पुष्टि के किसी खबर को सच नहीं मानते। लेकिन सवाल तो उठता ही है, क्या किसी देश की सबसे बड़ी खुफिया यूनिट का प्रमुख भी दुश्मन का एजेंट हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए, हां या नहीं, और क्यों। थ्योरी नंबर 3, बड़े सबा प्रेयर ऐप। यह थ्योरी थोड़ी अलग है और समझने के लिए पहले एक छोटी सी बात। ईरान एक डीपली रिलीजियस देश है। लाखों लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और इसी के लिए उन्होंने अपने मोबाइल में एक ऐप रखा हुआ है, बड़े सबा। यह ऐप क्या करता है? नमाज का वक्त होने पर अलर्ट देता है, धार्मिक घोषणाएं करता है, मोबाइल की स्क्रीन पर हमेशा एक्टिव रहता है। ईरान के करीब 50 लाख लोगों के फोन में यह ऐप था। अब सोचिए, अगर इस ऐप को हैक कर लिया जाए तो क्या होगा? खबर यह है कि इजराइल की यूनिट 8200 ने यही किया। यूनिट 8200 यह इजराइल की सेना की साइबर इंटेलिजेंस यूनिट है, मोसाद से अलग। मोसाद फील्ड में जाकर काम करती है, लेकिन यूनिट 8200 कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे से पूरी दुनिया में घुस सकती है। इसे ऐसे समझिए, मोसाद वो जासूस है जो डिस्गाइज बनाकर दूसरे देश जाता है। यूनिट 8200 वो जासूस है जो घर बैठे आपके कंप्यूटर, फोन और कैमरा में घुस जाता है। इसी यूनिट ने बड़े सबा ऐप को हैक किया और इस ऐप के जरिए ईरान के टॉप ऑफिशियल्स की लोकेशन ट्रैक होने लगी। और जिस दिन अमेरिका का हमला हुआ, उस दिन ईरान के लाखों फोन पर एक फ्लैश मैसेज चमका, हेल्प हैज अराइव्ड, यानी मदद पहुंच गई। सोचिए, जो ऐप लोगों ने नमाज के लिए डाउनलोड किया था, वही ऐप उनके नेता को ट्रैक करने का जरिया बन गया। एक जरूरी बात यहां, आप जो भी ऐप अपने फोन में डाउनलोड करते हैं, क्या आप उसकी परमिशंस चेक करते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि एक प्रेयर ऐप, एक गेम ऐप, एक फ्लैशलाइट ऐप आपकी लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन सब एक्सेस कर सकता है? यह सिर्फ ईरान की कहानी नहीं है, यह डिजिटल दुनिया का सच है। आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी थियरी की तरफ। थियरी नंबर 4, तेहरान के ट्रैफिक कैमरे। यह रिपोर्ट फाइनेंशियल टाइम्स ने निकाली है और यह सबसे ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। 2022 से 23 में ईरान में एक तूफान उठा था। महसा अमीनी, एक 22 साल की लड़की को ईरान की मॉरल पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। हिरासत में उनकी मौत हो गई और इसके बाद ईरान की सड़कों पर जो हुआ वो तेहरान ने पहले कभी नहीं देखा था। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं, उन्होंने हिजाब उतारे, जलाए, सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। ईरान सरकार घबरा गई और उसने एक काम किया, पूरे तेहरान में हाईटेक सर्विलेंस कैमरों लगाए, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी ऐसे कैमरे जो चेहरा देखकर इंसान को पहचान ले, गाड़ी का नंबर पढ़ लें। हर गली में, हर चौराहे पर जो महिला बिना हिजाब के दिखी, घर पर चलान, दोबारा दिखी, जेल। ईरान सोच रहा था यह टेक्नोलॉजी हमारी ताकत है, लेकिन वो नहीं जानते थे यही टेक्नोलॉजी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। यहां रुकिए, क्योंकि यही ट्विस्ट है। ईरान सरकार इन कैमरों से महिलाओं को ट्रैक कर रही थी और इजराइल इन्हीं कैमरों से ईरान के टॉप लीडर्स को ट्रैक कर रहा था। कौन अफसर कब निकलता है, किस गाड़ी में, किस रास्ते से, किसके साथ मीटिंग करता है, कितने बजे घर लौटता है। इंटेलिजेंस की भाषा में इसे कहते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ, यानी किसी इंसान की रोजमर्रा की आदतों का नक्शा। जब आप पैटर्न जान लेते हैं, टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। और साथ में खामेनेई के घर के आसपास के मोबाइल टावर्स भी हैक कर लिए गए। हमले के वक्त वो टावर्स जानबूझकर बिजी दिखाए गए ताकि कोई इमरजेंसी कॉल ना जा सके, कोई मदद ना मांग सके। एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा, हमें तेहरान की हर गली का उतना ही पता है जितना यरूशलेम की। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये सालों की प्लानिंग थी। एक एक लेयर, एक एक कदम, चुपचाप, धीरे धीरे। अब वापस उसी सवाल पर जो हमने शुरू में पूछा था, अगर खामेनेई को पहले से पता था तो वो भागे क्यों नहीं? जनवरी 2022, खामेनेई ने अपने सभी टॉप लीडर्स को बुलाया बंद कमरे में और साफ कहा, इस लड़ाई में नेताओं को टारगेट किया जाएगा। हो सकता है मैं भी मारा जाऊं, लेकिन आपको मुझ तक नहीं रुकना। 4 उत्तराधिकारी तय करो, ये आंदोलन मुझसे बड़ा है। 86 साल के थे, जानते थे उम्र ढल रही है, जानते थे दुश्मन घेर रहे हैं, फिर भी न बंकर लिया न शहर छोड़ा। एक बार खबर उड़ी थी कि ईरान के टॉप लीडर्स रूस भागने की तैयारी कर रहे हैं। खामेनेई ने सार्वजनिक रूप से कहा, हम मर जाएंगे लेकिन जगह नहीं छोड़ेंगे। भीड़ के बीच खुलेआम निकलना, रोज की मीटिंग्स लेना, ये लापरवाही नहीं थी, ये एक संदेश था, मैं डरा नहीं हूं और अगर मुझे मारना है मार दो, मेरा विचार नहीं मरेगा।
आखिरी सवाल, और यह सबसे जरूरी है, एक इंसान जिसे पता हो कि उसे मारा जाएगा, जिसके पास दुनिया की किसी भी सुरक्षित जगह जाने की ताकत हो, फिर भी वो सामने खड़ा रहे। उसकी विचारधारा से आप सहमत हो या ना हो, लेकिन यह सवाल पूछिए खुद से, क्या यह साहस था या हट या कुछ और? कमेंट्स में बताइए। और साथ में यह भी, 4 थियरीज में से आपको कौन सी सबसे कन्विंसिंग लगी? ईरान ने उन्हें शहीद घोषित किया है, 40 दिन का राष्ट्रीय शोक है, आईआरजीसी अभी बिना सुप्रीम लीडर के है और अपने फैसले खुद लेने की तैयारी में है। अमेरिका के पास एयर और नेवल पावर है, लेकिन अगर ईरान ने हरमज स्ट्रेट, वो समुद्री रास्ता जिससे दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल लेता है, उसे ब्लॉक कर दिया, तो यह लड़ाई बहुत अलग शक्ल ले लेगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और जब भी नया मोड़ आएगा, हम आपके लिए लाएंगे सबसे आसान भाषा में। ये था ग्लोबल पंचायत। लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।